बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। उसमें हमने पढ़े राजनीतिक कारण, फिर हमने देखा प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारणों का भी हमने अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में अब हम धार्मिक कारणों का उल्लेख कर चुके हैं, आर्थिक कारणों का उल्लेख कर रहे हैं। तो आर्थिक कारणों में हम देखेंगे भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया गया, कुटीर उद्योग धंधों को विनाश की कगार पर ला दिया गया, कृषि उत्पादन में कमी होने लगी, उद्योगों के विकास की गति मंद पड़ने लगी, व्यापार का विनाश हुआ और धन को अधिक ब्रिटेन ले जाकर धन का निष्कासन किया गया। तो भारतीयों का शोषण किस तरह से किया? हमने देखा प्लासी की विजय के समय से ही अंग्रेजों ने भारत को का शोषण करने की नीति अपनाई। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको प्लासी के युद्ध के दौरान प्रमुख सेनापतित्व या गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, वह और उसके उत्तराधिकारियों ने बंगाल से उपहार और रिश्वत के रूप में काफ़ी धन वसूल किया। क्लाइव ने बंगाल में वैध शासन स्थापित किया और वहाँ की आर्थिक दशा को शोचनीय बना दिया। भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों का व्यापार भी बढ़ा। अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक नीतियां बनाई। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्थाओं से भी किसानों की दशा बिगड़ी। हमने विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त किया गया, मैकेंजी ने रेतवाड़ी बंदोबस्त किया, उसके बाद हमने देखा कि महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। तो किस तरह से ये व्यवस्थाएं किसानों को निम्न स्थिति की ओर पहुंचाने में सक्षम रही और एक शताब्दी की अवधि में भारत की समृद्धि नष्ट हो गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विनाशकारी प्रभावों का अध्ययन हम इस तरह से करेंगे कि इनकी विनाशकारी नीतियों का परिणाम सबसे पहले कुठाराघात हुआ, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश हो गया। उन्होंने भारत के कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त करने की चेष्टा की, बंगाल के जुलाहों पर अत्यधिक अत्याचार किए। स्थायी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों ने बंगाल और बिहार में मनमाना लगान वसूल किया। फलस्वरूप किसान खेत छोड़कर भाग गए। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं किया गया। दुर्भिक्ष, अकाल के समय किसी प्रकार की राहत उन्हें नहीं दी गई। 1837 और 38 में सूखे और अकाल के बाद तो अनेक वर्षों तक आर्थिक संकट बना रहा और उसके बाद 1843 और 44 में दोआब में भयंकर बाढ़ आई। लेकिन इन सब सूखे, अकाल और बाढ़ के दौरान सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया। इससे कृषि उत्पादन में कमी हुई। कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी कुठाराघात किया गया। मैनचेस्टर और लंकाशायर के मील मालिकों के हितों के लिए भारत में कपड़ा मिलें और अन्य उद्योगों की स्थापना और विकास की ओर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया। उद्योगों के साथ साथ व्यापार भी विनाश की ओर अग्रसर होने लगा। अंग्रेजों ने भारत का सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। वे यहाँ से कच्चा माल ले जाने लगे और अपने देश का उत्पादित माल भारत में बेचने लगे।
1813 का जो चार्टर एक्ट था, भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था तथा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दे दी। इससे भी भारतीयों के व्यापार को आघात पहुंचा। धन का निष्कासन। क्लाइव के समय से ही भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लगान की अधिक दरों से वसूल होने वाला धन, अंग्रेजों के वेतन, अंग्रेज पूंजीपतियों के द्वारा कमाया गया लाभ एवं होम चार्जेज के द्वारा धन इंग्लैंड भेजा गया। अंग्रेजों की इन आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी बढ़ती गई, बेकारों की संख्या में वृद्धि हुई, उद्योगपति और व्यापारियों की कमर टूट गई, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई। वास्तव में उस समय भारतीय जनता की विपत्तियों का मूल कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में होने वाले विनाशकारी परिवर्तन ही थे। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह 1857 की क्रांति के लिए ये आर्थिक कारण उत्तरदायी है। किसानों की, पूंजीपतियों की, जमींदारों की, जागीरदारों की स्थिति इस दौरान इस आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप विनाश की ओर अग्रसर थी। तो किसानों द्वारा और अन्य भूमि से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह करना लाजिमी था। अब हम देखेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारणों से किस तरह 1857 का विद्रोह विकराल रूप में प्रकट हुआ। अब अंग्रेज कूटनीतिज्ञ और इतिहासकार तो इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से ही संज्ञापित करते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वरन सैनिकों के असंतोष का प्रतिफल था। भारतीयों ने विद्रोह द्वारा अपने असंतोष को इससे पूर्व भी प्रकट किया था। 1766 ईस्वी में नव स्थापित बंगाल सेना के एक दस्ते ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के 24 नेताओं को तोप से उड़ा दिया गया, ये सजा उन्हें दी गई। फिर 1806 में वेलोर में हुए सैनिक विद्रोहों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार थॉमसन और गेरेट लिखते हैं कि कुछ मामलों में यह 1857 ईस्वी के विद्रोह से मिलता था। भारतीयों को ईसाई बनाना, बंदूकों पर चमड़े के खोल का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग इसके कारण थे। टीपू के पुत्रों के षड्यंत्रों की उन्होंने नाना साहब व अवध के नवाब के उत्तराधिकारियों की कार्रवाइयों से तुलना की है। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने सैनिकों के विद्रोह को दबाया। प्रथम बर्मा युद्ध के समय बैरकपुर में उच्च जाति के भारतीय सैनिकों द्वारा समुद्र पार जाने से मना करने पर उनकी रेजिमेंट भंग कर दी। प्रथम अफगान युद्ध की पराजय के बाद सेना में अनुशासनहीनता बढ़ गई। 1844 ईस्वी में सिंध में दो रेजिमेंटों में विद्रोह को दबाया गया। 1846 से 1850 ईस्वी में भी भारतीय सेना के दस्तों के सामान्य विद्रोह को कुचल डाला गया। डलहौजी जानता था कि भारतीय सैनिक असंतुष्ट है। उसने संचालक मंडल के अध्यक्ष को भी लिखा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय अधिकारियों और सैनिकों के समान रूप से अनुशासन की स्थिति लज्जाजनक है। अफगानिस्तान तथा क्रीमिया में अंग्रेजों की पराजय। प्रथम अफगान युद्ध और क्रीमिया युद्ध में अंग्रेजों की पराजय सुनकर भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा होने लगा।
अब उन्हें ये लगने लगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व उन्हीं पर निर्भर है, कि यदि अफगानिस्तान और क्रीमिया में अंग्रेजों को हराया जा सकता है तो क्या संगठित होकर भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करे तो अंग्रेजों की पराजय निश्चित है। अंग्रेज व भारतीय सैनिकों की संख्या में असमान। अंग्रेज और भारतीय सैनिकों की संख्या में असमानता ने भी इस विद्रोह को के लिए प्रोत्साहित किया। 1856 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सेना में 2,38,000 भारतीय थे और अंग्रेज थे 45,322। सेना का दोषपूर्ण वितरण। सेना का वितरण भी दोषपूर्ण था। दिल्ली में सारे सैनिक भारतीय थे। इलाहाबाद, दीनापुर में एक अंग्रेज सैनिक दस्ता था। कंपनी की सेना में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या भी कम थी। डलहौजी ने जीते हुए और विलय किए हुए राज्यों में अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को भेज दिया था। एक और मद्रास, बम्बई प्रांत की सेना में छोटी जाति के लोग अधिक थे तो बंगाल की सेना में उच्च जाति के लोगों की संख्या अधिक थी। उच्च जाति के इन सैनिकों को अपनी जाति खोने की सदैव आशंका रहती थी। वे समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाने में उन्हें आपत्ति होती थी। मुस्लिम सैनिकों ने दाढ़ी काटने के आदेश का विरोध किया। कुलीन ब्राह्मणों ने चमड़े की टोपी पहनने से मना कर दिया। पदोन्नति के अवसर भी कम होते थे भारतीयों के लिए। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही रखा जाता था। किसी भारतीय को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का अवसर आने की स्थिति में उसे सेवा से निवृत्त कर पेंशन दे दी जाती थी। अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के वेतन में असमानता होती थी। एक भारतीय सैनिक का कुल वेतन 7 या 8 रुपये मासिक और सूबेदार का 35 रुपये मासिक होता था। अंग्रेज सूबेदार और सैनिकों का वेतन इससे कहीं ज़्यादा अधिक होता था। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों का दुर्व्यवहार। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। 1856 ईस्वी में भारत सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार सैनिकों को ये वचन देना पड़ता था कि वे कहीं भी जाने से मना नहीं करेंगे। ऐसे अनेक पत्रों से विभिन्न स्थानों पर भारतीय सैनिकों में बढ़ते हुए असंतोष के प्रमाण मिलते हैं, जो 1857 ईस्वी के आरंभ में एक स्थान से दूसरे स्थान के सैनिकों को गुप्त रूप से लिखते थे। अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने सरकार को सूचना दी थी कि चपातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है। मेरठ के मजिस्ट्रेट जॉन स्टीन ने एक फकीर को मेरठ छावनी में अनेक बार आते जाते भी देखा था। उसे वहां न आने को भी कहा था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नाना साहब और अन्य असंतुष्ट नेताओं ने सैनिकों के असंतोष का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक कारणों और धार्मिक कारणों ने बारूद तैयार कर दिया था। केवल एक चिनगारी की आवश्यकता थी और वो चिनगारी का जो कार्य किया वो चर्बी वाले कारतूसों ने किया।
उस समय इंग्लैंड में एन्सफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इस राइफल में एक विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लाया जाता था, जिसको चिकना करने के लिए गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस कारतूस को राइफल में डालने से पूर्व इसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में इसका प्रयोग भारत में आरंभ किया। शीघ्र ये खबर फैल गई कि इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। विसेंट स्मिथ लिखते हैं कि भारतीय सैनिकों के असंतोष के समाचार पाकर ऐसे कारतूसों को वापस ले लिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि इन कारतूसों में चर्बी का प्रयोग किया गया था। अवध के सैनिकों ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो सरकार ने तो उन्होंने सरकार के प्रति गैर वफादारी प्रकट नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी जाति चली जाने का सच्चा भय प्रकट किया। इन सब कारणों से ये स्पष्ट है कि उस समय में देश की संस्कृति संस्थाएं हित खतरे में दिखाई देते थे। देशी राजाओं को अपने अस्तित्व की चिंता थी। वंशानुगत जमींदारों को भूमि से हाथ धोना पड़ा था। व्यापारी परेशान था। किसान काष्ठहीन थे। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में कारतूसों की घटना ने अग्नि में घी का काम किया।